तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एजुकेशनल गुरु बाई प्रियांशु चैनल में। तो आज के हम लोग इस सेशन में हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आ गए हैं। आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1 का जो है 60 से 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। आप लोग इस सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह सब गेस प्रश्न है। ठीक है, तो पहला प्रश्न कहता है कि रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था। तो रॉबर्ट ओवेन कहाँ का था? ब्रिटेन का निवासी था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि यंग यूरोप की स्थापना कब किया गया। तो 1834 में यंग यूरोप का स्थापना किया गया। ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन गलती है। ठीक है, तो यंग यूरोप का स्थापना 1834 में किया गया। अगला प्रश्न है यंग इटली का स्थापना किसने किया। तो यंग इटली का स्थापना मेजनी, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि यंग यूरोप के संस्थापक कौन है। यंग यूरोप के संस्थापक कौन है जी। तो मेजनी साहब है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन कहा जाता है। तो इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता नेपोलियन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है। तो इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है किसको जी। तो मेजनी को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहते हैं। तो गेरिबाल्डी को तलवार कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि इटली और जर्मनी की वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है। तो इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है जी। तो यूरोप महादेश, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। तो बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। तो जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में से कौन सा देश था। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में से देश था ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर सी। अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न कहता है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। तो किसका संबंध इटली के एकीकरण से नहीं है। तो बिस्मार्क का नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। तो फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण निरंकुश शासन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो अग्रदूत कहा जाता है रूसो को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फ्रांस ने मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा किस सभा में की। तो संविधान सभा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कहता है कि फ्रांस में समाजवाद का अंत कब हुआ तथा फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। तो 4 अगस्त 1789 को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि फ्रांस में किस शासक वंश का पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया। तो बुर्बो राजवंश का जो पुनर्स्थापना है वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहते हैं। तो यूनान को कहा जाता है यूरोपीय सभ्यता का पालना। अगला प्रश्न कहता है यूरोप का मरीज किसे कहते हैं। तो यूरोप का मरीज तुर्की को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान यूरोप बहुत ही प्रेरणा स्रोत रहा है। तो किस देश का ज्ञान विज्ञान। तो यूनान का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न ये कहता है कि भैया यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब का स्थापना किया। किसने जैकोबिन क्लब का स्थापना किया। टीपू सुल्तान, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है बिस्मार्क क्या था। तो बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिस्मार्क प्रशा का चांसलर कब नियुक्त हुआ। तो बिस्मार्क जो था प्रशा का चांसलर 1862 में नियुक्त हुआ, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था। तो हीगेल के विचारधारा से प्रभावित था बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है वियना सम्मेलन कब हुआ। तो 1815 में वियना सम्मेलन हुआ, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था। तो मेटरनिक था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका ये कहता है कि विलियम प्रथम कहाँ का निवासी था। तो विलियम प्रथम जो था वो कहाँ का निवासी था। प्रशा का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है नेपोलियन कोड में कुल कितने थे। 5 कोड थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ का स्थापना किया। तो राइन राज्य संघ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया। तो नेपोलियन संहिता जो है आपका यह 1804 में। नेपोलियन संहिता किस वर्ष। तो 1804 में लागू किया गया, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है मेटरनिक
क्या था, तो मेटरनिख जो था क्या था जी, एगो घोर प्रतिक्रियावादी था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ, तो मेटरनिख का पतन हुआ 1848 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि मेटरनिख जो था वो कौन था, मेटरनिख जो था कौन था, मेटरनिख जो था वो आपका ऑस्ट्रिया का चांसलर। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि मेजनी ने सन 1934 में किस संस्था का गठन किया, तो 1934 में किसका गठन किया जी, तो 1934 में यंग यूरोप। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से है, मेजनी का संबंध कार्बोनरी से। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जलावेरिन एक संस्था है, किसकी है, व्यापारियों की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि जालावेरिन की स्थापना किस राज्य में किया गया, तो जालावेरिन का स्थापना प्रसा में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हंगरी की राजधानी कहाँ है, बुडापेस्ट। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि हंगरी की भाषा क्या थी, हंगरी की भाषा म्यांमार थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व कोसुत किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हनोई समझौता कब हुआ था जी, तो हनोई समझौता कब हुआ था जी, तो 1946। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि सेडोवा का युद्ध में किसका पराजय हुआ, तो सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेडोवा का युद्ध किनके किनके बीच हुआ, तो सेडोवा का युद्ध हुआ था ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, सेडान का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, तो सेडान का युद्ध हुआ था प्रसा और फ्रांस के बीच। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रसा और फ्रांस के बीच सेडान का युद्ध हुआ। अगला प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ, जर्मनी का जो एकीकरण था कब पूरा हुआ, 1871। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जर्मन राष्ट्र संघ का निर्माण किसने किया, नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राष्ट्र संघ का निर्माण किया। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई, तुर्की की। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, क्रीमिया का युद्ध कब हुआ, तो क्रीमिया का युद्ध हुआ था 1853-54। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि कार्बोनरी की स्थापना कब हुआ था, तो कार्बोनरी का स्थापना कब किया गया, 1810 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काउंट काबूर को विक्टर एमुनल ने किस पद पर नियुक्त किया, तो प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की अवधारणा का जन्मदाता किस परिघटना से माना जाता है, मतलब राष्ट्रवाद की अवधारणा, तो फ्रांस की क्रांति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो बिस्मार्क ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया, तो लाल कुर्ती का गठन गैरिबाल्डी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, 1871। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वर्सराय की संधि कब हुई, 1919 में। 1919। ऑप्शन नंबर बी, वर्सराय की संधि। अगला आपका प्रश्न कहता है कि मरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है, तो जो मरियान है वो किस देश का, तो फ्रांस का है प्रतीक। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, इंग्लैंड में कौन कवि यूनानियों ने स्वतंत्रता के यूनान की शहीद थी, तो यह आपका लॉर्ड बायरन। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, नाविक। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, वार एंड पीस किसकी रचना है, तो वार एंड पीस किसकी रचना है जी, तो लियो टॉल्स्टॉय। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, तो सेडान के युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, किस युद्ध के बाद में इटली का एकीकरण पूरा हो गया, तो सेडान के युद्ध। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, तो फ्रैंकफर्ट की संधि। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था, फ्रांस जब छींकता है तो पूरे बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, तो मेटरनिख यह बात बोला था। ऑप्शन नंबर सी। किसने अपने कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया, किसने अपने कूटनीति के दम पर, तो काउंट काबूर। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच कौन युद्ध हुआ था, सेडान का युद्ध। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 1829 में इंडियानोपल की संधि किन दो देशों के बीच हुआ, तो रूस और तुर्की के बीच इंडियानोपल की संधि हुई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।